नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बुलेटिन। राजधानी की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। आम आदमी पार्टी में बड़े स्तर पर बगावत के दावों ने राजधानी की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। चर्चा है कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल समेत कई नेता भाजपा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही ये दावा भी सामने आया कि 10 में से 7 सांसद उनके साथ हैं। हालांकि अब तक किसी भी दल या नेता की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। राजनीतिक विश्लेषक इसे दिल्ली और पंजाब की राजनीति के लिए बड़ा मोड़ मान रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने भाजपा पर पंजाब में ऑपरेशन लोटस चलाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा एजेंसियों के दबाव और राजनीतिक प्रलोभनों के जरिए विपक्षी नेताओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है। संजय सिंह ने दावा किया कि राज्यसभा सांसदों को निशाना बनाकर पंजाब सरकार को अस्थिर करने की रणनीति बनाई जा रही है। भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। इस बयानबाजी ने राजनीतिक माहौल और गर्मा दिया है। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के अलग होने को लेकर अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इससे पार्टी के भीतर तानाशाही और असंतोष उजागर हुआ है। बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि पार्टी निजी हितों के लिए चलाई जा रही है और उसका भविष्य संकट में है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी सोच वाले नेता भाजपा से जुड़ते रहेंगे। इस बयान को दिल्ली की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का पार्टी छोड़ना उसके वैचारिक पतन का संकेत है। उन्होंने आरोप लगाया कि बदलाव की राजनीति के नाम पर बनी पार्टी भ्रष्टाचार और तानाशाही की ओर बढ़ गई। सचदेवा ने कहा कि संगठन के बड़े नेताओं का बाहर जाना ये दर्शाता है कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है। भाजपा ने इसे अपने लिए राजनीतिक अवसर बताया, जबकि आपने आरोपों को निराधार कहा है। चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी गहरे राजनीतिक संकट से गुजर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ईमानदारी और पारदर्शिता के वादों से भटक चुकी है। खंडेलवाल ने कहा कि आंतरिक असहिष्णुता और व्यक्ति पूजा के कारण पार्टी कमजोर हुई है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ही राष्ट्रीय हित और विकास के लिए समर्पित राजनीतिक शक्ति है। इस बयान को दिल्ली की मौजूदा सियासी उठापटक के संदर्भ में अहम माना जा रहा है। दिल्ली कांग्रेस ने टिकरी बॉर्डर पर प्रस्तावित चौथे आईएसबीटी परियोजना को तुरंत शुरू करने की मांग की है। वरिष्ठ प्रवक्ता डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि यह परियोजना लंबे समय से लंबित है और जनहित से जुड़ी है। उनके अनुसार इससे कश्मीरी गेट आईएसबीटी पर दबाव कम होगा और पश्चिमी दिल्ली को बड़ी राहत मिलेगी। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। यह मुद्दा आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस का केंद्र बन सकता है। इंडियन यूथ कांग्रेस 1 मई से बेहतर दिल्ली संवाद संघर्ष समाधान अभियान शुरू करेगी। इस अभियान में प्रदूषण, जल भराव, पानी की कमी, कूड़ा प्रबंधन और परिवहन जैसी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार बुनियादी मुद्दों पर विफल रही है। अभियान के तहत जनसंवाद, धरना और ज्ञापन जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। कांग्रेस ने कहा कि जनता की समस्याओं को लेकर यह संघर्ष लगातार जारी रहेगा। राजधानी में बढ़ती गर्मी और संभावित हीटवेव को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में अहम समीक्षा बैठक की। अधिकारियों के साथ जलापूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, राहत केंद्र और जागरूकता अभियान पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अस्पतालों, सार्वजनिक स्थलों और संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। प्रशासन का लक्ष्य समय रहते प्रभावी कदम उठाकर गर्मी से होने वाले नुकसान को कम करना है। इसे सरकार की मौसमी तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली सरकार ने हीट वेव एक्शन प्लान 2026 को तेजी से लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। 30 से अधिक अस्पतालों में विशेष कूल रूम बनाए जाएंगे। सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल, वाटर कूलर और ओआरएस की व्यवस्था होगी। स्कूलों में वाटर बेल सिस्टम लागू किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2030 तक हीटवेव से होने वाली मौतों को 0 तक लाना है। इसे राजधानी के लिए एक दीर्घकालिक जनस्वास्थ्य रणनीति माना जा रहा है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने वर्ष 2026-27 के लिए 3 प्रमुख वित्तीय समितियों के अध्यक्षों की घोषणा की है। अजय महावर को लोक लेखा समिति, राजकुमार भाटिया को सरकारी उपक्रम समिति और गजेंद्र सिंह यादव को प्राक्कलन समिति की जिम्मेदारी दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये समितियां पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती हैं। इनके माध्यम से सरकारी खर्च और प्रशासनिक निर्णयों की गहन समीक्षा की जाएगी।
दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 2014 के चर्चित खिड़की एक्सटेंशन छापेमारी मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सोमनाथ भारती समेत 18 आरोपियों को बरी कर दिया है। यह मामला उस समय काफी विवादों में रहा था, जब आधी रात को इलाके में छापेमारी के दौरान विदेशी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगे थे। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर सभी आरोपियों को राहत दी। इस फैसले को सोमनाथ भारती के लिए बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक विशेष रवि को राहत देते हुए उनके 2020 के विधानसभा चुनाव को अमान्य घोषित करने की मांग खारिज कर दी है। करोल बाग सीट से उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका में पर्याप्त आधार नहीं पाए जाने पर अदालत ने इसे निरस्त कर दिया। फैसले के बाद इसे विशेष रवि के पक्ष में महत्वपूर्ण कानूनी जीत माना जा रहा है। इस निर्णय ने राजनीतिक हलकों में भी नई चर्चा छेड़ दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने चर्चित उत्तम नगर हत्याकांड में पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने पुलिस से निष्पक्ष जांच और सभी महत्वपूर्ण सबूत सुरक्षित रखने को कहा है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य दस्तावेजों को संरक्षित रखने का आदेश भी दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्याय प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए राहत और भरोसे का संदेश माना जा रहा है। चर्चित कैलाश हिल दुष्कर्म हत्या मामले में पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर लगातार पूछताछ कर रही है। जांच एजेंसियां आरोपी की गतिविधियों, घटनास्थल और साक्ष्यों के बीच संबंध जोड़ने में जुटी हैं। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। इस घटना ने राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि जांच तेज गति से आगे बढ़ रही है। राजधानी की वायु गुणवत्ता एक बार फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का औसत AQI 212 दर्ज किया गया, जबकि कई इलाकों में ये 300 के पार पहुंच गया। विशेषज्ञों ने इसे स्वास्थ्य के लिए चिंताजनक बताया है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा मरीजों के लिए। धूल प्रदूषण, मौसम में बदलाव और स्थानीय उत्सर्जन को इसकी प्रमुख वजह माना जा रहा है। लोगों को मास्क और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए विशेष समीक्षा अभियान 28 अप्रैल से 12 मई तक चलाया जाएगा। इसमें 5वीं से 11वीं कक्षा तक के परीक्षा परिणामों का विश्लेषण किया जाएगा। कमजोर विषयों और छात्रों की चुनौतियों की पहचान कर सुधारात्मक कदम सुझाए जाएंगे। शिक्षा विभाग का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य सीखने के स्तर को बेहतर बनाना और परिणामों में स्थायी सुधार लाना है। इसे शिक्षा सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकारी स्कूलों में 11वीं कक्षा के लिए ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया 30 अप्रैल से शुरू होगी। शिक्षा विभाग ने नॉन प्लान एडमिशन को 3 चरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया है। इससे छात्रों को पारदर्शी, सुविधाजनक और डिजिटल माध्यम से प्रवेश का अवसर मिलेगा। अभिभावकों और छात्रों को समय पर आवेदन करने की सलाह दी गई है। विभाग का कहना है कि यह व्यवस्था दाखिला प्रक्रिया को सरल और व्यवस्थित बनाने की दिशा में अहम पहल है। कक्षा 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षा में 6,68,854 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। ये परीक्षा उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर है जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते हैं। इनमें 5,25,655 छात्रों ने प्रदर्शन बेहतर करने के लिए आवेदन किया है, जबकि 85,285 छात्र कंपार्टमेंट श्रेणी के हैं। विज्ञान और गणित जैसे विषयों में बड़ी संख्या में छात्रों ने सुधार परीक्षा चुनी है। शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार यह व्यवस्था छात्रों को दूसरा मौका देकर प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने का अवसर देती है। 22 विकास प्राधिकरण ने राजधानी में पार्किंग संकट को कम करने के लिए 5 प्रमुख इलाकों में मल्टी लेवल कार पार्किंग परियोजनाओं की नीलामी की घोषणा की है। करकरडुमा, ओखला, दिलशाद गार्डन, द्वारका और सैनी एनक्लेव में बनने वाली इन परियोजनाओं की कुल क्षमता 1261 कार स्पेस होगी। ये कदम यातायात दबाव कम करने और अवैध पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए अहम माना जा रहा है। शहरी विकास के लिहाज से यह बड़ी पहल है। 23 विकास प्राधिकरण ने रंगपुरी स्थित अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र के बेहतर संचालन और रखरखाव का फैसला किया है। 50 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता वाले इस संयंत्र से उपचारित जल का उपयोग हरित क्षेत्रों के रखरखाव में किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे जल संरक्षण, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। 1 वर्ष तक इसके रखरखाव की विशेष योजना बनाई गई है। इसे सतत शहरी विकास और संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
मुखी प्रकोटोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सहित कई भाजपा नेताओं ने चावड़ी बाजार स्थित प्राचीन मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री, सांसद और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि माता बगुलामुखी की उपासना से साहस, शक्ति और विजय की प्राप्ति होती है। उन्होंने दिल्ली वासियों की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। आयोजन धार्मिक आस्था और सामाजिक सहभागिता का प्रतीक बना। जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले